वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखेंगे 23 और 24 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स मैं आपको कल सुबह दे दूंगा 25 तारीख को। ठीक है, तो हम लोग एक दिन लैग पे चलेंगे। तो आज 2 दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जानते हैं। चलिए, तो देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन। ये हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुआ है? नेपाल में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन कहाँ हुआ? नेपाल में। इसका आयोजन नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से एक गैर सरकारी संगठन है मायाको, कौन सा? मायाको पहचान द्वारा किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में हुआ है, मायाको पहचान द्वारा करा गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? नेपाल को एलजीबीटीआई यानी लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में पेश करना है। मतलब एलजीबीटीक्यू वगैरह के लिए पेश करना है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेपाल है, भारत है, श्रीलंका, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका के एलजीबीटीआई लोगों, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं, लेखकों ने भाग भी लिया। ठीक है, तो ये कुल मिला के किसके लिए? अब देख सकते हो, जो भी ये एलजीबीटीक्यू समूह होता है उनके लिए। ठीक है, माउंट एयरबस दूसरा बहुत न्यूज़ में आ गया है। माउंट एयरबस ये देख रहे हो आप, 1972 से लगातार इसमें इरप्शन हो रहा है। अब इसमें न्यूज़ ये है कि ये जो धूल यहाँ से निकलती है इसमें गोल्ड के कण है, यानी सोने के पार्टिकल्स पाए गए हैं। तो आप समझ रहे हो, ये इसलिए न्यूज़ में आ गया। ब्रिटेन की मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार माउंट एयरबस ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल में सोने के कण पाए गए हैं। तो ये न्यूज़ में आ गया। कहाँ पे है ये अंटार्कटिका में। 1972 से लगातार इसमें विस्फोट हो रहा है कहाँ पे ये माउंट एयरबस? ये अंटार्कटिका के डिस्पेशन द्वीप में है। आपको ये याद रखना है, अंटार्कटिका के डिस्पेशन द्वीप में, अंटार्कटिका में। विश्व का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी, सबसे दक्षिणी मतलब अर्थ के सबसे सदन में है ये। ठीक है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा भी है सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि इतने फीट का है। तो बस आपको याद रखना, अंटार्कटिका में है, विश्व का सबसे दक्षिणी है। ठीक है, माउंट एयरबस। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला? ये देख सकते हो आप, ये मिला है मोहम्मद सलीम ने। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता। किसने? मोहम्मद सलीम ने। इन्हें पुरस्कार गाजा पट्टी में अपनी भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की तस्वीर के लिए दिया गया है। मोहम्मद सलीम एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं। इन्होंने यह तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के नासिर अस्पताल में ली थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस, किसको मिली? मोहम्मद सलीम को मिली है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द पुरस्कार ये देता कौन है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन देता है? वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन ऑफ द ईयर। यह फोटो जर्नलिस्ट में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ये किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मनाते हैं 23 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। ठीक है, अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये 23 अप्रैल को है। 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर और मिगुएल सर्वेंटिस जैसे साहित्यकारों की मृत्यु भी हुई थी। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। विलियम शेक्सपियर तो जरूर याद रखो। पहली बार विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया था? 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पुस्तक पढ़ने और संबंधित विषयों के प्रति जागरूक करना है। सिंपल सी चीज़। इस दिन यूनेस्को द्वारा पढ़ने, प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 की थीम क्या है? रीड योर वे। बस आपको इसकी थीम याद रखना है, रीड योर वे, और इसका दिन याद रखना है बस। और कब पहली बार मनाया गया? 1995 में। 3 चीज़ें भी याद रख लोगे तो काम बन जाएगा। 1995 में पहली बार, 23 अप्रैल को मनाते हैं। थीम क्या है? रीड योर वे। ठीक है, अब देखते हैं, डी गुकेश ने जीता है कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट। कौन सा? कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट, डी गुकेश। हाल ही में भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। नाम इसका याद रखना, डी गुकेश। डी गुकेश यह खिताब जीतने वाले सबसे युवा चैलेंजर है। तो यार इन सबको याद रखो, ये छपरी लोगों को ना याद रखो यार, डॉली चाय वाला यार, सिस्टम, ये सब नहीं, ये सब रियल मॉडल होते हैं यार। ठीक है, डी गुकेश ने जीता है। इससे पहले ये रिकॉर्ड गैरी कास्पारोव के नाम था। किसके नाम था? गैरी कास्पारोव। अब आप यहीं से अंदाजा लगाओ इन सब के नाम कितने लोगों को पता होता है। और बात करते हैं हमें रोजगार चाहिए, हमें अधिकारी बनना है यार, पहले उसके लायक तो बनो। डॉली छपरी को याद रखोगे, दिल्ली वड़ा पाव को याद रखोगे, पेपर में ये सब थोड़ी पूछता है। जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है उनके बारे में पढ़ो। तो हमारी भी गलती नहीं है, वो इंटरनेट, इंस्टाग्राम पे परमानेंट वही आप चलाते रहते हो, वही आप देखते रहते हो, तो मन में वही गंद भरता रहता है। तो हालांकि डी गुकेश का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, अब कैंडिडेट टूर्नामेंट ये वर्ष 1950 से शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय द्वारा आयोजित एक शतरंज टूर्नामेंट है।
FIDI विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज संघों को जोड़ता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी पेरिस, फ्रांस में, ठीक। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो गया। अब वो नवरत्न तेल नहीं है, ठीक है, नवरत्न का दर्जा मिल गया है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्रदान किया गया है। अब महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाती हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE को उन्हें होने वाले लाभ और नेटवर्थ के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है कि भैया जिसको बहुत प्रॉफिट है महारत्न, कम है नवरत्न, उससे कम है मिनी रत्न, ठीक है। तो 3 है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, प्रॉफिट के आधार पर इनको तय किया जाता है। अब मिनी रत्न को मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में भी डाला जाता है। नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के मानदंड क्या है? पहले से मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला हो भाई, अब जब स्टेज 1 क्रॉस करोगे तभी तो दूसरी स्टेज में पहुंचोगे। और पिछले 5 सालों में से 3 में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत बहुत अच्छी या उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई हो आपको, और 6 प्रदर्शन मापदंडों में 60 अंक या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त हुआ हो आपको, जैसे प्रति शेयर की कमाई 10 अंक, शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ की कमाई 25 अंक। ये आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, ये नहीं याद रखना आपको। उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष में जो मैन पावर है उसकी लागत का 15 अंक मिलता है आपको, और कारोबार पर ब्याज और करों से पहले जो लाभ पाते हो उस पर 15 अंक मिल जाते हैं। नियोजित पूंजी के लिए जो मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पहले जो लाभ होता है उसको 15 अंक मिलते हैं, और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए 20 अंक। तो आपको ये सब नहीं याद रखना है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। आपको बस ये याद रखना है नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न में जो फर्टिलाइजर्स है उसको मिल गया है आपको, क्या नेशनल फर्टिलाइजर को नवरत्न, महारत्न नहीं। अब यह है कि ये रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करता है। इसका मुख्यालय याद रख लो, नोएडा में, स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं 24 अप्रैल का करंट अफेयर। तो 24 अप्रैल की शुरुआत होती है राष्ट्रीय पंचायती दिवस से। राष्ट्रीय पंचायती दिवस सबसे पहले ये 2010 से मनाना शुरू हुआ है, तो इस बार इसका 14वां संस्करण है। आपको पता होगा 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इसको जोड़ा गया है, 2010 में पहली बार 14वां संस्करण है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से इसको संविधान के पार्ट 9 में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लागू कब से हुआ? 1993 से। इसके माध्यम से पंचायती राज वही संस्थाओं को एक संवैधानिक निकाय का स्थान मिला था, इसी के रूप में इसको मनाते हैं। फिर आ जाता है लामा 3 क्या है भैया? हाल ही में मेटा ने, यानी जो फेसबुक था, अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM मेटा लामा 3 पेश किया है। तो लामा 3 किसने पेश किया? मेटा ने करा है। लामा 3 जो है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल मेटा AI है। क्या है लामा 3? लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI लामा। मेटा AI द्वारा शुरू किया एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का परिवार है। लामा 3 लामा 2 का आर्किटेक्चर पर आधारित है, किंतु प्रदर्शन और AI की क्षमताओं के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ ये अब तक का सबसे परिष्कृत मॉडल है। कुल मिला के याद रखो मेटा ने इसको लाया है। और लामा 3 के सभी मॉडल 8000 टोकन की संदर्भ लंबाई को सपोर्ट करते हैं, जो इसे लामा 2 या लामा 2 की तुलना 1 की तुलना में अधिक इंट्रैक्शन और जटिल इनपुट देते हैं। इसे 2 आकारों 8B और 70B मापदंडों में बांटा गया है, ठीक है। आपको ये नहीं याद रखना है, थोड़ा सा ब्रीफ है, बस इसको आप देख लेना, ठीक है। आपको बस याद रखना है लामा 3 मेटा ने दिया है। क्लाउड टाइगर कैट न्यूज़ में आ गया है काफ़ी। यह है आपका क्लाउड टाइगर कैट, क्लाउडेड टाइगर कैट। ब्राज़ील में खोजी गई क्लाउडेड टाइगर की एक नई प्रजाति वनों की कटाई और अवैध शिकार के कारण संकट का सामना कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ इसकी विशेषता क्या है? लेपिडस पार्डोनिट्स फैमिली का है, लेपिडस पार्डोनिट्स। इसकी शायद जंगली बिल्ली की प्रजाति का है, ये छोटा आकार होता है, चित्तीदार विशिष्ट आवरण है, आप देख सकते हो ये सब छोटे छोटे। दूसरी भौगोलिक वितरण, मतलब ये कहाँ कहाँ मिलती है? साउथ अमेरिका और एंडीज पर्वत श्रृंखला के जंगलों में, मतलब साउथ अमेरिका के जो एंडीज पर्वत है वहाँ पे मिल जाएगा। कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। वनों की कटाई, जैव विविधता की क्षति, आवास विखंडन, अवैध शिकार के कारण ये विलुप्त भी हो रहे हैं, ठीक है। हाल ही में अब देखते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने 2023 की जो सैन्य खर्च है उसकी लिस्ट जारी करी है, जिसमें भारत जो है वो चौथे नंबर पर पहुँच गया, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉन, जिसने 83.6 अरब डॉलर रुपए खर्च करें। कितने? 83.6 अरब डॉलर रुपए। यह खर्च 2022 से 4.2% और 2014 से 44% अधिक है। अब सबसे ज़्यादा अगेन कौन ही खर्चा करेगा 2023 में? तो यूएसए ने 916 अरब। देख लो, जहाँ इंडिया 83.6 कर रहा है, यूएसए कितना ज़्यादा कर रहा है। चीन 296 और रूस 109 अरब डॉलर कर रहा है। गैप देखो आप कितना है यार। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? स्वीडन में है, स्टॉकहोम स्वीडन। इसकी हिसाब में 1966 में हुई थी, ठीक है। अब इसकी पता ही है आपको। इसमें देखते हैं स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते में शामिल। अभी कल देखा ना हमने 38वें
देश बना था स्वीडन जिसने ज्वाइन किया था, आज स्लोवेनिया ने भी आर्टेमिस समझौते को ज्वाइन कर लिया। आर्टेमिस समझौता क्या, कमेंट में बताइएगा। कल की न्यूज़ में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, अगर डेली फॉलो कर रहे हो। आर्टेमिस समझौते में 29वां देश 39वां देश बन गया, ठीक है। ये मैंने कल ही बताया था, याद नहीं बताऊंगा, ये आप बताना। भारत इसका सदस्य 2023 को बना था, 27वां देश। चीन और रूस इसका हिस्सा नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। आर्टेमिस समझौता क्या है, कमेंट में ज़रा बताओ, कल ही बताया। ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 कौन जीता है? भारत की जो पैरा कैनोवर है, प्राची यादव। पैरा कैनोवर प्राची यादव, ये मतलब डिसेबल लोगों के लिए होता है जो नाव वगैरह चलाते हैं, कैनोवर होते हैं। पैरा कैनोवर जो है प्राची यादव, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीत लिए। कितने? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। अब आप देख सकते हो कुवैत में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो प्रसारण हुआ है, तो कुवैत आ गया न्यूज़ में। इसका मैप दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हो कुवैत, ये सऊदी अरेबिया और इराक से बॉर्डर शेयर करता है, पर्शियन गल्फ में। इसकी राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है, राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कुवैत में भारतीय रहते हैं, 9 लाख भारतीय रहते हैं कुवैत में। सबसे बड़ा भारतीय समुदाय है ये, वहाँ का प्रवासी समुदाय भारतीय ही है। अरब देश है, इराक सऊदी से बॉर्डर शेयर करता है, राजधानी भी बता दी, मुद्रा है कुवैती दिनार, ठीक है। महासागर दशक सम्मेलन, ये महासागर दशक सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ इस बार? इंपॉर्टेंट है, बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ। इसका आयोजन स्पेन की सरकार ने यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर करा। किसके साथ? यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर करा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उद्देश्य क्या है? सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021-30 के लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति की समीक्षा करना। मतलब समुद्र में कैसे एक अच्छा डेवलपमेंट करना बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। विभिन्न हितधारकों के बीच आपसी सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए। इस सम्मेलन की थीम क्या है? हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान। हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान, ये इसकी थीम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन में भारत ने गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को पूर्वानुमान के लिए क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का आह्वान भी किया है। क्या? जो गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, मरीन लाइफ होती है, उसके पूर्वानुमान के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र बनाने का आह्वान भारत ने करा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे करता हूँ मैं इसको दी एंड। नमस्कार, मिलते हैं कल। 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स आपको कल सुबह मिल जाएगा। तो डेली करंट अफेयर्स को ऐसे ही फॉलो करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पे मुझसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है।